नमस्कार दोस्तों, एलन एकेडमी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अन्य दिनों की तरह अन्य लेक्चर्स अदर लेक्चर्स के तरह आज हम इस लेक्चर में आपको बेसिकली डायमेंशन पर ही बात करेंगे और ये अभी 3-4 लेक्चर तक कंटिन्यू हम रखेंगे, क्योंकि डायमेंशन की समझ जो पिछले लेक्चर में आपने लास्ट वीडियो में डायमेंशन पर जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, कि हमने कहा था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो उसके बेसिक क्वांटिटी पर आने वाले पावर्स को कहते हैं। वो तमाम चीजें एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और यही काम अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक हम लिखने वाले हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यही लिख देते हैं इसको, ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और ये आज इसका मैं पार्ट 1 ले रहा हूं, क्वांटिटीज, इसको मैं पार्ट 1 बोल देता हूं क्योंकि ये अभी चलेगा ताकि आपको वीडियो मिक्सअप नहीं हो, आपको पता पड़े कि ये पहला है ये दूसरा है। जब हमने डायमेंशन के विषय में आपको एक सामान्य जानकारी दी थी, वो जो दोस्त वाली कहानी थी, इंजीनियर और आर्किटेक्चर वाली कहानी, तो उस लेक्चर में हमने सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड वेलोसिटी उठाया था और वहां से कंटिन्यू अब आगे करते हैं, क्योंकि आप तो पता है इस बात का कि डायमेंशनल फार्मूला हमेशा डिराइव्ड क्वांटिटी का ही लिखा जाता है और उसे फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्मेट में लाने के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से पूरी आपको 3-4 एग्जाम्पल अभी जो दूंगा मैं कुछ अलग तरीके से। जैसे मान लेते हैं स्पीड वेलोसिटी के बाद में प्रॉपरली एक ऑर्डर में मैं ले रहा हूं एक्सीलरेशन। आपको पता है कि एक्सीलरेशन एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो मतलब डिफाइन किया जाता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन। आपको पता है कि इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो उस हिसाब से अगर देखें वेग परिवर्तन की समय दर, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो ये क्या पड़ेगा? ये चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए गंभीरता से और इतने बेहतर तरीके से बेस आपको दिया जा रहा है कि अगर आप सही इसको इस्तेमाल करोगे तो फिजिक्स में कहीं डाउट नहीं रहेगा आपको। और टाइम इंटरवल का मतलब ये भी टाइम ही हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इसको पूरी तरह से जब तक फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हम लोग नहीं दिखाएंगे तब तक डायमेंशनल फार्मूला हम लिख ही नहीं सकते। तो यहां से देखा जाए वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी का डेफिनेशन है। और ये वाला टाइम आपका सेफ है अभी यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आप वेलोसिटी डिफाइन कर लो और ये वाला टाइम आपका यहाँ है। अब इसका कंप्लीट फंडामेंटल फॉर्म अगर दिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो इसका फंडामेंटल है वो लेंथ है और नीचे में आपको डबल टाइम है, तो टाइम का आप स्क्वायर लिख दीजिए बस। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का जब मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखने को कहा जाए तो सबसे पहले हम उसे फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब तोड़ेंगे स्टेप वाइज, जैसा मैंने किया है। यहाँ पहले एक्सीलरेशन का हमने डेफिनेशन उठाया, फिर उसका जो प्रोसेस है वो आगे किया और इस तरह से ये लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इस फॉर्म में जब ये आ गया तो कंप्लीट फंडामेंटल फॉर्म हमको मिला।
इसलिए अब हमारे पास ये राइट है कि मैं एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखूं। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि हर चीज सीखने से ही होता है। ये जो कैपिटल ब्रैकेट हमने फिजिकल क्वांटिटी पर लगाया, ये ऑलरेडी हमें कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन हम लिखने जा रहे हैं। इतनी सारी सूचना हमें सिर्फ इतने इस सिंबल से मिलती है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर लेंथ का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो कैपिटल एल है, और जो टाइम का सिंबॉलिक फॉर्म है वो कैपिटल टी है एंड टी पर पावर 2। और इसी को जब हम लोग सेट करेंगे तो ये एल और टी पर पावर -2, यानी एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल और टी टू दी पावर -2 होता है। यहाँ एक बात और जाननी है हमें कि ये जो पूरा का पूरा सेटअप है यही कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो फिर डायमेंशन क्या हुआ भाई? ये कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। आइए मैं बार बार आपको ये अलर्ट कर रहा हूं, कोई पूछे ना पूछे जानकारी हमारी कंप्लीट रहनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा, इसीलिए डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इन लेंथ, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इन लेंथ कितना हो जाएगा? तो लेंथ पर जो पावर है 1, आपको मैंने कहा था ना कि पावर ही डायमेंशन होता है, उसी प्रकार से डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इन टाइम, ऑफ एक्सीलरेशन इन टाइम, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -2। ये कितना हो जाएगा? -2, चूंकि टाइम पर पावर -2 लगा हुआ है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसका ये भी कहना है कि एक्सीलरेशन को डिजाइन करने में लेंथ एक बार यूज करेंगे हम, एंड टाइम को 2 बार यूज तो करेंगे, लेकिन टाइम डिनोमिनेटर पर आकर के बैठेगा। इसीलिए हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं लिख सकते। जो ये चीज है वो इसी का बदला हुआ रूप है, एंड लॉज इन फिजिक्स के ही आधार पर है, डेफिनेशन के ही आधार पर है। हम अपने मर्जी से एक्सीलरेशन का डायमेंशन L इंटू टी टू दी पावर 2 नहीं लिख सकते। आई बात समझ में ना? तो ये तमाम चीजें हैं। अब आप इसको पॉज करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सीलरेशन के बाद अब हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जिसे हम लोग मास इनटू वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज लीनियर मोमेंटम। इसको रैखिक संवेग भी कहते हैं। और जब वक्त आएगा तो लीनियर मोमेंटम इतना बेहतरीन फिजिकल क्वांटिटी है, इतना बेहतरीन इसका एप्लीकेशन है हमारे मतलब फिजिक्स में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी कह दें, इसका कोई जवाब नहीं है। ये क्या है? ये जो डायमेंशन और ये जो चैप्टर है वो हमें सिर्फ फिजिक्स से हमारी मुलाकात अवगत कराता है। इसीलिए थोड़ा टाइम लेकर के भी फिजिक्स के अलग अलग हिस्सों से हम लोग डायमेंशन यानी फिजिकल क्वांटिटी को कलेक्ट कर रहे हैं, और एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन, प्रारंभिक सूचना और ये मैंने शुरुआती जानकारी, आपको एक परिचय सिर्फ मिलता है। लेकिन इस चैप्टर में बहुत ताकत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक सूचना और मैं दे दूं आपको, जो यूनिट सेगमेंट पर हमने काम किया है, आप पहले स्टेज को उसको अच्छे से रिकवर कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। अभी उस पर बहुत अलग अलग तरीके से काम होना बाकी है। रील्स भी उसके लिए जो अलग से कुछ नए नए जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर देंगे हम आपको, तो उसको भी आप उसको कवर करने की कोशिश करना। सो लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग को कहते हैं। अब देखिए यह एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो इसको डिफाइन करते हैं फिजिक्स में हम लोग इस फॉर्मूला से कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अच्छी बात है। और देखो मास तो हमारा फंडामेंटल ऑलरेडी क्वांटिटी है, वेलोसिटी के लिए हम लोग
जानते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी के लिए अब मैं एक ही बार लिखता हूं लेंथ अपॉन टाइम। अब आ गया तीनों फंडामेंटल, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आइए लिख देते हैं। इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कितना हो जाएगा, एकदम आराम से आप इसको समझिए। ऐसी व्यवस्था और इतना सहूलियत से कम फिजिक्स तो कहीं आपको मिलने नहीं जा रहा है। MLT-1 और फिजिक्स अगर आपका ग्रास्प नहीं हुआ, बढ़िया से समझ में नहीं आया, तो ये भूल जाइए कि आप आने वाले समय में कोई भी बेहतरीन रिजल्ट अपने करियर में, चाहे किसी भी फील्ड का हो, ले पाएंगे, बहुत दुर्लभ होगा आपके लिए। और जब कभी भी आपको रिजल्ट होगा तो उससे पहले, चाहे इस प्लेटफॉर्म पर हो या दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, जाकर फिजिक्स तो कम से कम सीखना ही पड़ेगा। सो ज्यादा बेहतर है कि अभी इतना आपको आराम से चीजें सिखाई जा रही है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें और एकदम पूरा ताकत लगा दें, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं रखी जा रही है। आगे देखते हैं, लीनियर मोमेंटम के बाद एक फिजिकल क्वांटिटी आता है फोर्स। बहुत ही पॉपुलर और बहुतों बार मल्टी टाइम ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फोर्स को अगर मैं देखूं तो ये मास इनटू एक्सीलरेशन, आपको पता है कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ से ये आता है। सो न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें फोर्स का डेरिवेशन मिलता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें फोर्स का डेरिवेशन यानी F=ma सीखते हैं, जबकि पहले गति नियम से हम फोर्स की परिभाषा सीखते हैं। ये मास और इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन से हम लोग, आपको पता है ना कि F=ma होता है। उसी चीज को मैंने वर्ड में लिखा, तो हैरत में पढ़ने की बात नहीं है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हमने लिया, और अब इसको क्या करना, फंडामेंटल फॉर्म में लाना है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन के लिए आप पीछे एग्जाम्पल पर चले जाएं, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा m इंटू L और T⁻⁻²। अगर ध्यान से देखें तो फोर्स का डायमेंशन मास के रूप में कितना है, 1 है, क्योंकि मास पर पावर 1 है जो लिखा नहीं जाता है। लेंथ के रूप में कितना है, 1 है, और टाइम के रूप में कितना है, तो -2 है। मुझे लगता है कि चीजें एकदम बिल्कुल आप कॉन्शियस हो करके अगर लेक्चर को लोकेट करेंगे, विजिट करेंगे, या मतलब आप जिन शब्दों में इसे समझ लें, तो ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत ही बेहतर तरीके से टॉपिक समझ में आना है। उसके बाद देखा जाए फोर्स के बाद, अच्छा एक और भी फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स। मैं किसी को छोड़ नहीं रहा हूं, ये छोटी सी क्वांटिटी है। इसका भी जो वैल्यू होता है, इम्पल्स जो होता है, ये भी आपको फोर्स इनटू टाइम से डिफाइन होता है, और ये एक तरह का झटका है। हिंदी में इसको आवेग कहते हैं। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए काम करे, तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही इम्पल्स कहलाता है। तो आपको तो पता है कि F=, आपने देखा है कि mv माइनस या संवेग परिवर्तन की दर चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम होता है। ये भी न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है, बल्कि बच्चा ज्यादातर यही समझता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। बस यही तो है, संवेग में परिवर्तन मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और अगर इस दोनों को प्रोडक्ट कर दी तो क्या मिलता है, आवेग मिलता है, और आवेग का मतलब चेंज इन मोमेंटम हुआ, है ना। सो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो अब क्या दिक्कत है, इसका तो मतलब यही ना हुआ कि हम लोग
या यहीं से फोर्स इंटू टाइम से कर ले, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा आपको बता दिए, थोड़ा फिजिक्स का मजा भी लीजिए। फोर्स में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहीं पर डायमेंशन आ जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम का डायमेंशन ने इम्पल्स को भी मिला, इसीलिए कोई लफड़ा में पड़ना नहीं है। इम्पल्स का डायमेंशन भी होगा, किसका डायमेंशन, मोमेंटम के, यानी ml और t⁻⁻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 ⁻
और या हाँ ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इम्पल्स को इधर से भी देखूं तो क्या होगा, इधर से भी वही होगा ना, mlt टू दी पावर -2 और एक टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये ml और t टू दी पावर -1, यही तो मिला हमको। यहाँ भी देखा जाए, यहाँ भी देखा जाए, तो डायमेंशनल फार्मूला कभी कभी हमारे लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम करता है कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं कि मैं थोड़ा उलझन से बचूं भी और हमारा, और इस पर मैंने आपको एक रील भी बना करके दिया हुआ है कि जो जेई का एक प्रॉब्लम था और जो नीट में पूछा गया था और बहुत सारी चीजें उसमें थी कि अगर मैं उसको डीप कॉन्सेप्ट से लेकर के जाऊंगा बेसिक से तो काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास फिजिक्स का कुछ नॉलेज ढंग से है, अरे तभी तो हम नीट और जेई क्वालिफाई करते हैं। जब फिजिक्स की जानकारी नहीं रहेगी, हमारा वर्क सही तरीके से किया हुआ नहीं रहेगा, तो कहाँ से हमें रिजल्ट होने वाला है। पर हम लोग तो इसलिए नहीं मेहनत कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट ना हो, किसी भी हालत में हम फिजिक्स को सीखें भी, फिजिक्स को समझें भी, उसका कॉन्सेप्ट भी हमारे अंदर आए और हम रिजल्ट तक पहुंचे। हमारा हमारा एक गोल होना चाहिए, हमारा एक टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जितना मेहनत आपके लिए करना होगा हम करेंगे, पर पढ़ना तो बेटा आप ही को है। चलिए यहां से आगे अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पर पढ़ते हैं और देखिए है ना क्या आगे है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम लेते हैं अब वर्क। ठीक है, वर्क लेते हैं, बड़ा ही पॉपुलर है, आपको तो पता है कि वर्क क्या होता है। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दे अपने ही इफेक्ट से, ताकि फोर्स उसके लिए जिम्मेदार बने कि नहीं इस फोर्स ने ही इसको डिस्प्लेस किया है, तो हम कहते हैं कि फोर्स ने वर्क किया। ऐसी ही तो बात है। क्वांटिटी है हमारा नेक्स्ट वन इज वर्क, और आपको वर्क के विषय में ये पता है कि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन से हम वर्क डिफाइन करते हैं। क्लियर है? इसको जब वर्क एनर्जी को पढ़ेंगे हम लोग तो उसके बहुत सारे जो थीम है, जो माइन्यूट पॉइंट सब है, बारीक चीजें हैं, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ तो अभी स्टार्ट में ही है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आइए इसका फंडामेंटल फॉर्म खोजते हैं। तो सबसे पहले फोर्स का क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ए डबल सी पर एन लगा देने का मतलब एक्सीलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ होता है। खूबसूरत बात है। अब मैं सेकेंड स्टेप में ही क्लोज करता हूं इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन का आपको मैंने करके दिया हुआ है, ये होता है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, और एक लेंथ ये वाला आपका सेफ है। तो अगर सही माने में देखें तो इसका फंडामेंटल फॉर्म जो आता है, दिस कम्स आउट मास इनटू लेंथ का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। बस हो गया। वर्क के लिए पूरी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने उस फॉर्मेट में लाया, और अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आसान हो गया लिखना। इसीलिए क्या हो जाएगा, बोला जाए, आप अगर चाहोगे तो इसको लिख सकते हो अपने से भी पॉज करके, लेकिन अभी जब हम हैं तो टेंशन में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आप इसको रिवाइज करते रहिए और इस पर मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर एग्जाम्पल ही कंटिन्यू रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 आ रहा है, फिर पार्ट 3 आएगा।